हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ रुक जाना नहीं योजना और मैथ में जिनकी सप्लीमेंट्री आई है उसके लिए। आज 19 से 18 तारीख को मैंने जो है यूट्यूब पे जो है वीडियो सीधे सीधे लाइव बताना चाहा था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। क्योंकि लाइव के लिए क्या है, मेरे पास एक फ़ोन है केवल, और उससे वो उतने ना तो वीडियो अच्छे बन रहे हैं, क्वालिटी नहीं आ रही, और बीच में जो है कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है या नेट बीच में चला जाता है, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसलिए मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं पास लायक तैयारी या 60-70 नंबर तक की तैयारी आपको करा दूँगा 15 दिन में, ऐसा कुछ मैंने बोला था। तो इसीलिए यहाँ मैंने लिखा है डे 1। देखो, बिल्कुल मेरे हिसाब से चलना तो तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। आज ये वीडियो आपको मिल जाएगा, और जो है डे 1 मैंने लिखा है, तो आज इतना जितना काम मैं बता रहा हूँ उतना आपको करना होगा, और आपको जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब मैं बिल्कुल सरल तरीके से समझाऊंगा, ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक एक चीज़ बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे आप देखिए, आप पाठ 1 शुरू कर रहा हूँ मैं डे 1 में। ठीक है, तो इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले तो हम पाठ की बात करें। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं, इसमें परमेय और अपरमेय संख्या भी आ जाती हैं इसी में। तो परमेय अपरमेय में बाकी सब आ जाती हैं, अपरमेय संख्या में, परमेय संख्या में तो, और ये दोनों रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं पार्ट 1 में। सबसे पहले हमको ये प्रमेय मिलेगी, प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये प्रमेय ये कभी कभी पूछ लेते हैं 2 नंबर में। तो देखिए, इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ r जो है r बड़ा या बराबर है 0 के या छोटा है b से। ये है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा इतना, लेकिन अब इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए ये समझ लो कि ये जो लिखा है ये एक सूत्र है, और वो कैसे है देखो, इसको बताते हैं। ये सूत्र है ये वाला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये सूत्र है। ठीक है, भाज्य की जगह पे a है, भाजक की जगह b है, भागफल की जगह q है, और शेषफल की जगह r है। ठीक है, तो ये सूत्र यहाँ पे आया है इसके रूप में। अब यहाँ पे इसके लिए हम एक उदाहरण का उपयोग करेंगे इसे समझने के लिए, लेकिन इससे पहले थोड़ा ये जो भाषा है इसको समझ लो क्या कह रहे हैं ये। जैसे यहाँ लिखा है 2 धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले हम पूर्णांक की बात करते हैं। देखो, पूर्णांक को मैं बहुत आपको अच्छे से समझा देता हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। आगे तक संख्या जाती रहेगी इधर, यहाँ -1, तो ये भी आगे तक था। ये सभी पूर्णांक हैं। देखो, प्लस में जो भी संख्या होगी, 0 भी पूर्णांक है, और माइनस में जो भी संख्या होगी, ये सभी क्या है, पूर्णांक। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक अगर कहें तो क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक ये होंगे, ये आगे तक जो भी आएगी संख्या, ये, और ये ऋणात्मक पूर्णांक। 0 को तो दोनों में किसी में भी ले सकते हैं, इसमें भी, धनात्मक में भी, ऋणात्मक में भी। अच्छा, तो ये कैसे हैं, धनात्मक, और ये कैसे हैं, ऋणात्मक, माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए, जब इधर की ओर हम जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, प्लस होती है, और इधर की ओर आते हैं तो वैल्यू माइनस होती है। तो देखो, यहाँ से इधर की ओर आएंगे तो देखो 6 से 5 कम, इस तरह कम होते जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे। तो आगे कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि -3 लिखा हो, -5, तो बड़ी संख्या -3 है। माइनस में जो संख्या बड़ी छोटी होती है वो बड़ी होती है। इसकी ज़रूरत अभी यहाँ नहीं है, अभी हमें ज़रूरत क्या है, धनात्मक पूर्णांक की। तो पूर्णांक तो हम समझ गए। अब धनात्मक पूर्णांक कैसे हैं, a और b दिए रहने पर। ये a और b ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिसे यहाँ पे मैं इसका एक उदाहरण ले लेता हूँ। ये तो इसकी थ्योरी समझने के लिए हमने लिखा था, एक उदाहरण और साथ में ले लेते हैं। उदाहरण, अब उदाहरण आप इसमें जो है लिख के साथ में बता सकते हो उदाहरण को।
उदाहरण के रूप में मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक सवाल कोई सा भी ऐसा ले लो जिसमें शेषफल बचे, ठीक है। जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे 23 लिखा और उसे मैंने भाग दे दिया 2 से, 2 एकम 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये 3 लिखा, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, ये शेषफल आ गया। तो अब देखो यहाँ पे इसका उपयोग कैसे है, ये जो 23 है 23, ये 23 जो है ये क्या है, ये ए है, ये जो बी है ये बी है, बी क्यू, क्यू क्या है, ये 11 जो है वो क्यू है, ये क्यू है, ठीक है। और जो बचा है वो आर है, शेषफल, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। तो भाज्य क्या है यहाँ पे 23 भाजक गुणा भागफल। अब इसको अगर चेक करते हैं हम, इसको अगर चेक करें यहाँ पे जांच, तो जांच हम किस तरह करेंगे, देखो भाज्य कितना है 23 बराबर भाजक कितना है, भाजक 2 है, गुणा भागफल 11 है, धन शेषफल 1 है। तो 23 बराबर 11 दूनी 22 प्लस 1, तो 23 बराबर 22 और 1 23, LHS बराबर RHS, यानी कि बिल्कुल सही। तो ये जो है सूत्र मैंने एक्सपेंड करके बता दिया कि ये कैसे काम कर रहा है। जो यूक्लिड प्रमेयिका का जो सूत्र है वो इस सूत्र के माध्यम से पूरा इसमें वर्क है, और इसको थोड़ा सा जिससे आगे क्वेश्चन समझ में आए इसलिए ये बता रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं हम, इसको थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ोगे तो लिख लोगे आप आराम से। देखो 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी, देखो 2 धनात्मक पूर्णांक हो गए ए और बी, यानी कि अगर सवाल ऐसे ही तो होगा 23 में भाग दो 2 से, तो एक ये ए है और ये क्या है बी। तो ये 2 शुरू में ये 2 धनात्मक पूर्णांक होंगे। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होती है आगे तक चलती है। तो ये 0 से शुरू लेके धनात्मक में सब वही आ रहा है। अब Q और R विद्यमान है, Q और R बाद में यहाँ पे हल करोगे तो Q भी आएगा R भी आएगा, ठीक है। तो हल करने पे Q और R आपको मिल जाएंगे। तो Q और R विद्यमान है, किस तरह से विद्यमान है कि A = BQ + R। तो बस वही चीज़ है, देखो A क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, तो A = BQ + R, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब ये जो R दिया है इसको समझो। तो पहले तो मैं चिन्ह बता देता हूँ एक बार, जैसे यहाँ लिखा है 4 और यहाँ लिखा है 12। अब मैंने क्या किया, इस तरह ये चिन्ह लगाया। ये जो इस चौंच जैसा चिन्ह बनता है उसका मतलब समझ जाओ इस तरफ वाली संख्या छोटी है, तो इसका मतलब है 4 छोटा है 12 से, ठीक है। और अगर मैं लिखूँ इस तरह से तो ये लिखूँगा 3 बड़ा है 1 से, यानी 1 छोटा है 3 से। ये जो चौंच बन रही है वो हमेशा छोटा रहेगा। इस तरह से ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं, हमेशा ध्यान रहेगा। कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है बड़े बच्चों को भी, कह रही ये चिन्ह क्या था, तो ऐसा हो जाता है। देखिए अब आर जो है ये क्या है, बड़ा या बड़ा, ये नीचे जो चिन्ह है इसका मतलब बराबर, आर बड़ा या बराबर है 0 के, और लेकिन बी से छोटा है आर, ये हो गया इसका मतलब। आगे सवाल करेंगे तो ये समझ में आएगा अच्छे से। चलिए अब हम यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर ये फिर में आती है तो ये नहीं इतना बताना है आपको सिर्फ ये इतना, ये उदाहरण दे सकते हैं और आप जो है पूरा आपको मार्क्स मिलेंगे, 2 नंबर का है। अगर नहीं भी उदाहरण देंगे तो इतने में ही मिल जाते हैं नंबर, तो उदाहरण देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब ये समझ लिया है, अब हम इससे रिलेटेड जो सवाल हैं वो समझेंगे, हमें समझ में आएंगे अच्छे से। हाँ, अब हम प्रश्नावली 1.1 शुरू कर रहे हैं और इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। एक होता है लघुत्तम, एक होता है महत्तम, तो ये महत्तम समापवर्तक है। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, यानी कि ये HCF महत्तम ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो अभी हमने पढ़ी थी, ठीक है। इसमें ये 3 सवाल दिए हैं जिसमें से मैं एक बताऊँगा, और मेरी जो वीडियो हैं पहले से ही अपलोड हैं, चैप्टर 1, 2, 3 ये सब मिल जाएंगे। तो ये वीडियो जो है इसके वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं, तो आपको जो है ये वीडियो आप उसमें से देख के सीख जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक बता रहा हूँ बिल्कुल सरल भाषा में, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। रफ कार्य, तो देखो किस तरह से यहाँ पे इसको हल करना है। पहले सवाल को हल करके बता रहा हूँ।
225। तो इसको शुरुआत करेंगे हम किस तरह से, यहाँ लिखेंगे 225 ज़्यादा है तो इस तरह 135 से, तो 135 की तरफ क्या आगे। तो देखो 225 ज़्यादा 135 से, अतः अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर फिर मैं भी लिख सकते थे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। अब इसका प्रयोग किस तरह करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या थी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसके हिसाब से यहाँ किस तरह लिखेंगे, देखो यहाँ पे यहाँ 225 ज़्यादा है तो यहाँ लिखेंगे 225। ये तरीका ज़्यादातर बच्चों को आता ही होगा HCF का, और 135 से हम इस तरह भाग देके, भाग विधि से HCF कैसे ज्ञात करते हैं उस तरीके से। अब 135 दूनी तो 225 से ज़्यादा हो रहा है, तो 135 से कम 135 बचेगा 0, यहाँ पे 12 में 3 गया 9, 1 में से किया 0, तो 90 बचे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको इससे पहले, जब ये फिर मैं बता रहा था, ये होता है A, ये होता है B, और ये यहाँ पे जो आता है भागफल वो क्या होता है Q, और जो बचता है वो R होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग किस तरह होगा, देखो इसका प्रयोग यहाँ पे करेंगे हम लिखने में। तो ये A क्या है यहाँ पे 225, बिल्कुल आराम से समझते चलना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, शुरुआत वाला। तो 225 यहाँ लिखा, A इक्वल टू बी क्यू, अब B कितना है 135 बराबर ये 135 प्लस फिर बी क्यू इंटू, ये इंटू पे क्यू है गुणा में, क्यू कितना है 1, और प्लस आर, आर कितना है 90 है आर। ठीक है, अब ये आर जब तक 0 नहीं होता तब तक इसको आगे हल करते रहना है। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे, चूँकि भाषा बिल्कुल सरल है, देखो कोई कठिनाई नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि r बराबर नहीं है 0, बराबर नहीं है 0 के लिए इस तरह लिख दो, बराबर का चिन्ह लगा के क्रॉस कर दो, तो r बराबर नहीं 0, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, बस इतना ही लिख दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। अब ये आगे किस तरह हल होता है, ये 135 यहाँ लिख लेते हैं हम, 135 को यहाँ लिखा। अब 90 दूनी तो 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 90 कम 90 रखो, 5 यहाँ पे 4 बचा, 13 में 9 गए, तो 45 आ गया ये। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे 135 क्या हो जाएगा A, ये A की जगह क्या आएगा 135, हाँ 135 लिखना है, बराबर क्या है बी क्यू, बी की जगह कितना 90, क्यू की जगह 1, बी की जगह 90 गुणा क्यू की जगह 1 है, प्लस आर, आर यानी कि शेषफल कितना 45। अब यहाँ पे अभी r बराबर 0 नहीं आया, फिर से लिखेंगे हम भाई, क्योंकि r बराबर नहीं है 0, अतः पुनः बस यही लिखना है, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने पर। अब फिर से उपयोग करेंगे इसका, तो अब देखो 90 को इधर लिख लेंगे हम, ये इस तरह से बढ़ता रहेगा, 45 दूनी 90 होता है, तो ये शेषफल 0 आ गया। देखो जब शेषफल जिस संख्या से सबसे लास्ट में कटता है वो HCF होता है, ये 45 HCF होगा, HCF बराबर 45। अगर कोई बच्चा पेपर में ये इस तरह की भाषा लिखने में कोई प्रॉब्लम आती है, भूल जाता है, तो इस तरह हल कर देना, इसमें हो सकता है एक आध नंबर कट जाए लेकिन मिल जाएंगे नंबर। ठीक है, और ये पूरा सही तरीका है क्योंकि ये इसी तरीके से पूछा है। ठीक है, HCF 45 आया। अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। अब 90 क्या हो जाएगा, 90 A की जगह पे 90 और BQ की जगह पे 45 और 2 है, तो 90 बराबर 45 गुणा 2 और धन शेषफल कितना 0। अब तो अब यहाँ पे क्या होगा, चूँकि यहाँ लिखेंगे R बराबर 0 है,
अतः अब ज़्यादा झंझट में ना पड़ के सीधे लिख दो HCF बराबर ये 45, इससे आखिरी में 45 होगा, ये आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है ये सवाल, और बाकी थोड़ा सा अंतर है इनमें हल में, तो वो जो है आप वीडियो में देख के समझ जाएंगे, क्योंकि अब एक एक सवाल बताएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये तरीका है, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता, हो सकता है कि पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, अभी हमने सम विषम पूर्णांक मैंने बताई था, माइनस में वो धनात्मक है तो प्लस वाले हैं। अब सम विषम आपको और एक बार थोड़ा सा बता दें, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क देख लेंगे। सम विषम तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी जानते होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो ये विषम होती है संख्या, ठीक है ना। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। भाई देखो अब यहाँ पे 1 आ रहा है या 3 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो ये कैसे विषम है, इसीलिए ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विषम पूर्णांक के रूप का होता है ये, इस तरह के फॉर्म में। और ये जो फॉर्म है वो किस तरह की फॉर्म है, ये फॉर्म हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, जो यूक्लिड विभेदन प्रमेय पढ़ी थी, वो क्या थी, वो थी A = BQ + R, उसी फॉर्मेट में है ये। देखो B की जगह 6 है, Q + R, ये R के मान है 1, 2, 3, ये 1, 3, 5, ये इस तरह से, ठीक है। तो A हम यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखना शुरू करते हैं इसमें, हल माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तथा अब यहाँ पे यूक्लिड प्रमेय की अगर हम बात करें तो उससे b बराबर कितना आएगा, 6। तो लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से, तब लिख दो यहाँ पे, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से b = 6 हो जाएगा, ठीक है, b का मान 6 हो जाएगा। अब और तो a = यहाँ लिख सकते हैं, a = 6q + r, इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि a = क्या होता है, BQ + r, तो r के मान तो यहाँ बदलते जाएंगे, ठीक है। यहाँ और यहाँ लिखेंगे जहाँ r, अब r का जो मान होता है वो क्या था, r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा या छोटा होगा b से, यही तो था। तो लिखेंगे r बराबर क्या आ जाएगा, देखो 0 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा r, और b से छोटा होगा, b कितना है, 6, तो 6 से कम तक की संख्या ले लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, r का जो मान होगा 0 से 5 तक होगा, क्योंकि b से छोटा होगा, b कितना है, 6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो r के मान है यहाँ पे रखते जाएंगे, इसको समीकरण 1 मान सकते हो, ठीक है। तो r बराबर यहाँ पे अगर हम रखेंगे 0, तो a बराबर कितना आ रहा है, 6q + 0, यानी कि 6q आ रहा है। r बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q + 1, r की जगह क्या आ रहा है, 1, तो इतना ही छोड़ दो इसको। r बराबर हम 2 रखेंगे तो a = आएगा 6q + 2, r बराबर 3 लेंगे तो a = आएगा 6q + 3, r बराबर 4 लेंगे तो a = 6q + 4, और r बराबर 5 तो a = 6q + 5, ठीक है। यहाँ तक बड़े आराम से आ गए। अब क्या करना है, हमें बताना है कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है। अब देखो सम और विषम दोनों, अब ये जो है यहाँ पे देखिए, ये सम पूर्णांक हैं, सब ये सम पूर्णांक हैं, जो बाकी के बचे वो विषम। अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ इतना लिखना है, जो a हमने कोई धनात्मक पूर्णांक लिया था, तो धनात्मक पूर्णांक में सम और विषम दोनों पूर्णांक दोनों होंगे,
ठीक है। तो पूर्णांक सम और विषम प्रकार का होता है। हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक सम तथा विषम दोनों प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़्यादा फालतू चक्कर में ना पड़ के सीधे लिख दो। अतः हम कह सकते हैं, एक लाइन मैंने यहाँ छोड़ दी है, इतना याद लिखने की जरूरत नहीं, मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। अतः हम कह सकते हैं 6q + 1, 6q + 3, ये जो बचे थे ये और ये, और 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप के होते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप के होते हैं। बाकी के जो बचे वो सम के हैं, ठीक है। ये सम वाले हैं, ये तो इतना भी आप लिख दोगे तो काफ़ी है, ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। अगर चाहते तो एक लाइन यहाँ बढ़ा सकते थे, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा। इस तरह आप लिख देंगे तो ज़्यादा आपको समय भी नहीं लगेगा और कठिनाई भी कहीं नहीं आएगी। ये बिल्कुल सरल तरीका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब देखिए चौथा सवाल बता रहा हूँ। तीसरा सवाल काफ़ी आसान है, HCF उसमें आपको ज्ञात करना है और आंसर आ जाएगा, उसका वीडियो देख लेना। अब देखो ये चौथा जो सवाल है ये बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझना। पांचवा इसी जैसा है, वो वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो आपकी ये प्रश्नावली 1.1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी और इसमें से एक क्वेश्चन 100% पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, माना x कोई, अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हमने पढ़ी थी, का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक, यहाँ पे ये मेन लाइन है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ तक। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक क्या माना है हमने, x, तो उसका वर्ग क्या होगा, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। मतलब इसी रूप फॉर्म में आएगा, इस रूप में आएगा, 3m + 1 इसी रूप का होता है। तो चलिए इसके लिए क्या किया हमने, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो कोई धनात्मक पूर्णांक की बात जो कर रहे हैं वो क्या है कि x है, और तब यहाँ पे m है तो इसका कुछ अलग लेंगे हम पूर्णांक इसके साथ में, तो q ले लेंगे यहाँ। तो हमने क्या किया, 3q + 1, जैसा 3m + 1 है तो यहाँ लिखा 3q + 1 या 3q + 2, एक संख्या और हमने ज़्यादा लेके देख ली, जिससे कि आप चेक करके देख लेंगे इन तीनों को के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। जो q है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे यहाँ पे m है, ऐसे q कोई धनात्मक पूर्णांक ले लिया हमने। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब लिखेंगे हम यहाँ पे x प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, x = 3q लेने पर, देखिए x बराबर पहले हमने क्या किया, 3q लिया, ठीक है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लिखा है, तो धनात्मक पूर्णांक क्या है, x, तो इसका वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो x का वर्ग कर लिखेंगे तो क्या आएगा, 3q का भी वर्ग आएगा, ठीक है। अब इसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, 3 × 3 = 9q² हो जाएगा। अब हमें क्या लाना है, इस रूप में लाना है 3m, तो कैसे लाएंगे, देखो 3 ये लिखेंगे, इसको 3 × 9 होता है q², तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 9 q², इसको हमने ऐसे लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, 3 और इसको m मान लेंगे, 3m, और यहाँ लिख देंगे जहाँ m = 3q²। ये जो 3q² है ये m की वैल्यू के बराबर मान लिया, क्योंकि m कोई पूर्णांक था धनात्मक, तो ये आ जाएगा 3m, इस रूप में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब x = 3q + 1 लेने पर, देखो
अब हम x बराबर क्या लेंगे, ये 3q+1, तो 3q+1 लिया हमने। तो अब यहाँ पे वही क्या लिखा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसका भी वर्ग करेंगे, x वर्ग, जैसा क्वेश्चन में पूछा उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो 3q+1 का वर्ग। अब देखो यहाँ पे हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये सूत्र जो है काफ़ी यूज होता है, तो सभी को याद होगा लगभग। अब देखिए इस सूत्र का उपयोग यहाँ पे हो जाएगा। a की जगह कितना है 3q, b की जगह 1 है, तो उसी हिसाब से मैं इस सूत्र में मान यहाँ रख दूँगा। तो अब देखिए किस तरह से, तो a² का मतलब क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस क्या है 2ab, तो 2a की जगह कितना है 3q और b की जगह 1 है, प्लस फिर क्या है b², तो b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लें, 3 तिया 9 q² प्लस 2 तिया 6 और 6 कम 6 q प्लस 1 एकम 1। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, तो क्या बचा 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो यहाँ 3q² बचा प्लस 3 दूनी 6, 2q प्लस 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3m+1, ये जो पूरी संख्या है ये m आ जाएगी, जहाँ m बराबर, जहाँ पे m बराबर क्या है 3q² + 2q, ये तो क्या आ जाएगा, ये 3m+1 आ गया। इस रूप में हमें दिखाना था 3m+1। अब इसको भी चेक कर लेंगे 3q+1 को, अब की बार हम इसको लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 3q+2 लेने पर, तो 3q+2 लेंगे हम x बराबर, तो इसका भी वर्ग करेंगे 3q+2 का वर्ग। तो अब सूत्र यूज़ करेंगे, सूत्र उपयोग करेंगे कौन सा, ये जो सूत्र था ये। तो देखो a की जगह 3q है, a² यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह कितना है 3q और b की जगह है 2ab प्लस b², b की जगह कितना है यहाँ पे b² यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ हुआ। तो इसको हम हल करते हैं, 3 तिया 9 q² प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12q प्लस 2 दूनी 4। अब देखते हैं इसको हल करके तो क्या आएगा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9q² प्लस 12q प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1, 3 और 1 4 होते हैं। तो इस तरह लिखने से क्या होगा, यहाँ से इतने में से 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो बाकी का मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब स्पेस नहीं है तो पहले 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 तिया 9 q² प्लस 3 चौको 12q प्लस 3 एकम 3 प्लस 1। तो ये जो पूरी संख्या इसको q मान m मान लो, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3m(x² बराबर 3m+1, ये आ जाएगा 3, ये m की जगह ये पूरा आ जाएगा, जहाँ m बराबर है 3q² प्लस 4q प्लस 1, ये आ गया। तो ये भी 3m+1 के रूप का आ रहा है, इसको आगे चेक किया। तो इस तरह जो भी चेक करेंगे तो इस रूप में लिखा जा सकता है। तो अब हम क्या लिख देंगे, अतः आगे जो लिखनी है भाषा वो भी यहाँ से पूरी, ये किसी से लेके ये आखिरी तक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यहाँ से लिख दो, तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो क्वेश्चन में लिखा है वो पूरा वही लिखना है, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, यानी कि ये भाषा आपको याद नहीं करनी है, सीधे सीधे सवाल में सीधे के लिखना है यहाँ से पूरा लास्ट तक। पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये लो कंप्लीट। तो ये 1.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है वो आप वीडियो उसमें से देख लेना, मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो अलग से डले हुए हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 1.2 की बात करेंगे।
तो इस प्रश्नावली में देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य और भाज्य को समझ लीजिए, थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण ले लेता हूँ मैं। देखिए 1 से लेके 30 या 40 तक गिनती लिखता हूँ, उसमें समझा देता हूँ, वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखिए एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, इसको तो छोड़ दीजिए। इसके बाद देखो जिस पे मैं गोल सर्कल लगाऊंगा वो अभाज्य संख्या होगी, जिस पे गोल सर्कल लगाऊंगा वो होगी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये 2 किसी और संख्या से कटेगा नहीं, जो किसी और संख्या से नहीं कटेगा वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो अब 2 के बाद देखो 2 के पाड़े में जो आ रहा है वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंच 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 दाम 20, फिर 22, 24, 26, 28, 30। ये 2 से कटने वाले सारे कट गए। जो संख्या कट गई हैं, जो इस तरह से कट रही हैं, वो भाज्य संख्या हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब 3 नहीं कटी तो 3 तो अभाज्य, फिर 5 अभाज्य, और ये और किसी संख्या से कट भी नहीं रही हैं। 7 अभाज्य, 9 कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ 3 के पाड़े में आ जाएगा। देखो 3 3 9 कट रही, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 3 6 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, ये कट गया। अब जो नहीं कटे फिर इनको देखो आगे, 5 के पाड़े वाले सारे कट ही चुके हैं। ठीक है, ये 25 नहीं कटा, ये काट दो, 5 के टेबल में आता है। ठीक है, अब देखो आगे 11 अभाज्य, 13 अभाज्य, और किसी संख्या से नहीं कटी, 17 अभाज्य, 19 अभाज्य, 23 भी अभाज्य, और यहाँ पे 29 भी अभाज्य। ये जितने गोल सर्कल लगे हैं गोल, वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझ में आ गई होगी। जो संख्या किसी और संख्या से नहीं कट रही वो अभाज्य संख्या है, और जो संख्या कैंसिल हो रही है और संख्याओं से वो भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याओं गुणनफल की बात चल रही है, तो हम केवल इन संख्याओं, ये जो संख्याएं हैं यहाँ पे देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ऐसी संख्याओं से ही हम जो है यहाँ पे गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखो पहली संख्या, पहला सवाल 140 में बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखो 140 को हम हल करते हैं, तो 2 अभाज्य संख्या है, 2 से कैंसिल कर दो, 2 सत्ते 14, फिर 2 से कट रहा है, 2 तीन 6, 1 बचा तो 10 हो गए, 2 पंचे 10, 35 दूनी 70। अब ये 7 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, 1 आ गया। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 140 बराबर क्या है, देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, तो इसको लिख सकते हो 2 पे घात 2, 2 2 बार आया है, गुणा 5 गुणा 7, आंसर ये अभाज्य गुणनखंड होगा। एक और उदाहरण ले लो इसमें, चलो ये वाला बता देता हूँ तीसरा, बाकी के अपने आप कर लोगे। तो 3825 है। अब देखो आखिरी में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 अभाज्य संख्या है, तो 5 सत्ते 35, 36 37 38, 3 बचे, तो 3 बचे तो ये 32 हो गए, 5 6 30, 2 बचे 55 25। ऐसे नहीं आए जिसको वो भाग दे देना 5 का, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 6 7 2 बचे 26 हो गए, 55 25, 1 बचा 15, 5 3 15। फिर अब 5 3 8 1 9 जोड़ के आ रहा है 9, तो 3 के पाड़े में आ रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 पंचे 15, 3 एकम 3। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 नहीं 7 7 49, 7 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 13 से ट्राई करते हैं, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौको 52, नहीं कट रहा, 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17, क्योंकि इन्हीं संख्याओं से काटना है ना, बाकी जो भाज्य है उनसे नहीं काटना। 17 3 51 और 3 एकम 3, तो अब ये आई गई संख्या, ये अभाज्य संख्या आ गई, ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए अब 1.2 का, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM दोनों आपको ज्ञात करने हैं।
तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF बराबर LCM होता है, यानी कि ये दो संख्याएं दी, इनका जो गुणा आएगा वही LCM और HCF का इंटू करने पे बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए हम देखिए, मैं एक आपको उदाहरण बता देता हूँ ये वाला, और बाकी आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 26 और 91 इस तरह से हम लिखेंगे, और इसको कैंसिल करते हैं, 2 से 2 एकम 2, 2 3 6 और 13 एकम 13। 91 किससे कटेगा? 13 से कट जाएगा, 13 7 91, 7 एकम 7। ठीक है, तो 26 को हम इस तरह लिखेंगे 2 गुणा 13, ठीक है, और 91 को 13 गुणा 7। तो देखो दोनों में ये 13 मिल रहा है, तो ये तो आएगा HCF का ये तरीका है, ये 13। ठीक है, और LCM के लिए क्या करना है? देखो LCM के लिए 13 को तो एक ही बार लिखा जाएगा, और 2 और 7 को और लिख दो यहाँ, 2 गुणा 7। ठीक है, तो 13 दूनी 26 और 26 का गुणा 7 में कर दो। $182। तो जो LCM आया वो कितना आया? 182। तो LCM और HCF आ गया। इसके बाद ये जो सूत्र इन्होंने पूछा है वो बता दो। इसके बाद जो पूछा है, इसके बाद इन्होंने क्या कहा? दो संख्याओं का गुणनफल। अब ये सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं क्या है? 26 और 91। तो हम क्या करेंगे? 26 गुणा 91 बराबर HCF LCM कितना है? HCF है 13 और LCM 182 है। अब इसका और इसका गुणा करेंगे, तो गुणा तुम अपने आप कर लेना, मैं सीधे सीधे आंसर लिख देता हूँ। इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 2366, और इसका गुणा करेंगे तो ये भी 2366 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका, दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो यही आपको बताना था यहाँ पे। तो इस तरह से ये दोनों सवाल कर रहे हैं बाकी के, तो अब आप बड़े आराम से आप कर सकते हो इनको। ठीक है, अगर किसी को LCM में इस तरह LCM में भूलते हैं तो LCM अपने पुराने तरीके से कर लेना, जैसे 26 और 91 लिख के इस तरह करते थे, LCM वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें से भी मैं पहला वाला बता देता हूँ। देखिए हल 12, 15 और 21। तो HCF के लिए इसको अलग अलग हल करो। अभाज्य गुणनखंड विधि से है ये। अभाज्य गुणनखंड अभी मैंने इससे पहले ही बताया था। तो अब देखिए पहले क्वेश्चन में ही था वो अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से कैंसिल कीजिए, 2 अभाज्य संख्या है, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 भी अभाज्य है, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, ये दोनों अभाज्य हैं। 3 सत्ते 21, 7 भी अभाज्य है, 7 एकम 7। ठीक है, तो अब 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 2 और ये 3, और हम 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5, और ये 21 को लिखेंगे 3 गुणा 7। तो देखो 3 सब में है और कोई संख्या नहीं है, 2 इधर है तो इधर नहीं है, 5 इधर है तो इधर नहीं, तो इसका मतलब जो सब में आ रही है संख्या तो वो क्या है? HCF बराबर 3। अब LCM को देखो, LCM क्या है? जो सब में है वो तो एक ही बार लिखो, और जो बचे हैं उनको लिख लो। अब 2 और 2 इन दोनों को लिख लो, 2 गुणा 2, फिर यहाँ से ये 5 बचा था और नीचे ये 7 बचा था, इसको लिख लो। ये LCM का तरीका है। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, 420 आएगा ये। ठीक है, अगर किसी को ऐसे कन्फ्यूजन हो जाए LCM में, तो LCM अपने तरीके से ऐसे ही 15 और 21 इस तरह से कर लेना। ये अलग तरीका है LCM का। जैसे 2 छक्के 12, 2 से ये नहीं कटेंगे, इनको ऐसे ही छोड़ दो। फिर देखो 2 से फिर काटो, 2 तिया 6, 15 और 21 नहीं कटेंगे। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21। अब नहीं कटेंगे, अब 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5, 7 7 से कटेगा अलग 7। ठीक है, तो LCM क्या करेंगे? इनको लिख लेंगे, तो ये भी आएगा 420 गुणा करके। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आप LCM अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह कर सकते हैं अलग से। HCF ऐसे ही करना पड़ेगा आप। ठीक है, तो ये आपको एक बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए ये 4th क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। HCF ये दो संख्याएं दी हैं, 306 और 657। ठीक है, और बराबर 9, यानी कि इसका HCF तो 9 दिया है और ये दो संख्याएं, और LCM इन्हीं दो संख्याओं का LCM हमको ज्ञात करना है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये काफ़ी आसान है। इसमें आपको क्या करना है, जो सूत्र था वो सूत्र प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। इसमें आप मान रख दीजिए, दो संख्याएं क्या है 306 और गुणनफल है तो गुणा का चल लगाएंगे 657, और HCF तो देखो ये दिया है 9 है, और LCM पता करना है तो 9 का इसमें भाग दे दो, 306 गुणा 9 का भाग दे दिया, LCM बचेगा यहाँ। तो देखो 3 से काट दो, 3 3 9, और यहाँ 3 एकम 3 जीरो लगा दो, 3 दूनी 6। अब 3 से फिर यहाँ कट रहा है और काट दो, 3 3 9, और कितना बचा 1, तो 3 चौको 12। तो यहाँ पे कितना आ गया 34 गुणा 6 5 7 बराबर LCM। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो गुणा आप खुद ही कर लेना, गुणा करके देखोगे तो कितना आएगा। तो LCM जो है इन दोनों का गुणा करेंगे तो वो आएगा 22338। ठीक है, तो ये LCM आ जाएगा और यही आंसर है। ठीक है, तो आज डे 1 के लिए इतना काफ़ी है। तो लगभग 40 या 42 मिनट की ये वीडियो तैयार हो गई है। तो इतना एक बार में इतना वीडियो देखा जा सकता है, और इसको प्रश्नावली 1.2 और तक आपका कवर हो जाएगा, 1.1 और 1.2 ये आपकी दोनों कवर हो जाएंगी। इसके बाद जो 5वां 6वां 7वां सवाल है वो आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दे दूँगा चैप्टर फर्स्ट की पार्ट 1 की, तो उसमें जो भी क्वेश्चन अभी मैंने छोड़े हैं वो आप उसमें से देख लेंगे, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। तो ठीक है, फिर अब इसके बाद डे 2 में जो है इसके 1.3 और 1.4 उसको मैं कवर करा दूँगा। ठीक है।